शुभ दोपहर बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अब आप यह सोच रहे होंगे ना कि मैम आज की तासिका में क्या पढ़ाएंगे। तो बच्चों जी हाँ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखो, अभी कहानी शुरू हो रही है। एक दिन वह वहां घूमने गई। वे अपनी उस पर गई, वे उसको भी साथ ले गई। दोनों ने वहां बड़े मजे किए और दोनों घूम फिर कर घर वापस आ गए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई ना? परंतु कुछ समझ में ही नहीं आई। क्यों भला? अच्छा, कौन कहाँ गई, किस पर गई, किसको साथ ले गई, इतने सारे प्रश्न आपके मन में आए होंगे ना। तो बराबर है बच्चों। देखो, अभी यही कहानी मैं नए अंदाज में आपको सुनाती हूं, तो सुनिए। रवीना एक दिन ताजमहल घूमने गई। वे अपने साइकिल पर गई। वे अपनी पालतू बिल्ली को भी साथ ले गई। दोनों ने वहां बड़े मजे किए और दोनों घूम फिर कर वापस घर आ गए। अब बोलो, कहानी कैसी लगी? पसंद आई ना? तो अब पसंद आई क्योंकि मैंने अब कहानी सुनाते समय नए नए शब्दों का प्रयोग किया, नए नए नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए आपको कहानी समझ में आई। वे, उसे, उसका, इस तरह के शब्द का जब मैंने प्रयोग किया तो कहानी कुछ भी समझ में नहीं आई। लेकिन जब अच्छे नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया तो कहानी आपको पसंद आई। बराबर है ना? तो बच्चों, इन्हीं नए नए नाम वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? संज्ञा। तो बच्चों, क्या कहेंगे हम इसे? संज्ञा। तो व्याकरण का ये जो भाग है संज्ञा, यही भाग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ठीक तरह से ध्यान देना है। देखो बच्चों, मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि एक क्लास में एक नाम के अगर दो बच्चे हो, जैसे कि जैसे कि साइली है, तो अगर मैं साइली को ऐसा बोलूं कि साइली इधर आओ, तो दोनों साइली कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि मैम ने किसी को बुलाया है ना। तो देखो, एक क्लास में एक नाम के दो बच्चे होने से अगर ये प्रॉब्लम होती है, तो आपका नाम साइली होता तो क्या होता, इवन मेरा भी नाम साइली होता तो क्या होता, सभी बच्चों का नाम साइली होता तो क्या होता, हर चीज का नाम साइली होता तो क्या होता। आपके सामने जो है बेंच, उसका नाम साइली होता, ये ब्लैक बोर्ड, इसका नाम साइली होता, ये अलमारी, इसका नाम साइली होता। हर चीज का अगर नाम साइली होता तो कितनी प्रॉब्लम होती ना। इसीलिए बच्चों, हर चीज के नए नए नाम रखे गए हैं, यानी कि अलग अलग संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं, हर एक का नया नया नाम है, यानी कि नई नई संज्ञा है। तो फिर बच्चों, इस संज्ञा की परिभाषा क्या है? हम संज्ञा किसे कहेंगे? तो संज्ञा किसे किसे कहेंगे? देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। देखो, संज्ञा हम किसे किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे।
ये परिभाषा है, ये आपको समझ लेनी है कि संज्ञा कौन कौन से शब्द संज्ञा होंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि बेटा आपका नाम क्या है, आदित्य, तो आदित्य क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक संज्ञा हो गई। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में पेंसिल है ना, ये वस्तु है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा ही है। आप किस शहर में रहते हो बच्चों, क्या नाम है हमारे शहर का, औरंगाबाद। यस, औरंगाबाद एक स्थान का नाम है, इसलिए ये भी एक संज्ञा है। अच्छा, राज कितना खुश दिख रहा है, ओ देखो राज खुश दिख रहा है, तो खुश जो शब्द है ये एक भाव है, तो क्या है, भाव है, यानी कि ये शब्द भी संज्ञा है। क्या है, भाव, एक जो खुश शब्द है ये भी क्या है, एक संज्ञा है। तो बच्चों ये समझ में आ गई कि ये परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। ये बात आपको ठीक ध्यान पूर्वक याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ये हो गया संज्ञा। अभी इस संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा को, इस संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है। कितने हैं, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है। तो कौन कौन से, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, जिस शब्द से, देखिए, जिस शब्द से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, हम उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी किसी भी व्यक्ति, देखिए जैसे कि आपका नाम है गौरी, गौरी क्या नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आपके हाथ में कौन सा पेन है बेटा, सेलो का है, अच्छा सेलो, ये पेन जो है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो गई, है ना, बराबर। तो अभी ये मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, एक वाक्य बताती हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। एक वाक्य है, जैसे राम दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जाता है, बताइए तो इसमें कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओ राम, बहुत बढ़िया, राम शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। और दूसरा शब्द क्या है, राम दिल्ली जाता है, तो दिल्ली, तो दूसरा दिल्ली जो शब्द है ये भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड, क्योंकि एक विशेष शहर का नाम है, विशेष स्थान का नाम है ना, तो ये भी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो गई। अभी आया समझ में आपको। आपके हाथ में कौन सी पेंसिल है बेटा, अप्सरा पेंसिल, ओ तो अप्सरा पेंसिल जो है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। या ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई क्या सभी बच्चों को, वेरी गुड। चलो अभी आगे का जो एक भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है दूसरा भेद। अभी ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कौन सी है ये आप समझ लीजिए। जिस शब्द से, देखिए जिस शब्द से संपूर्ण जाति या समूह का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण दे दूं तो पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि उसके अंतर्गत कई पुस्तकें आएंगी ना, रामायण हो, महाभारत हो, विज्ञान की किताबें हो, कोई भी पुस्तक आएगा, इसलिए ये पुस्तक जो शब्द है यह क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। देखो लड़का, लड़का शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि लड़का कोई भी लड़का हो सकता है दुनिया का, है ना, तो इसलिए लड़का शब्द भी जातिवाचक संज्ञा ही है। कोई भी शब्द, जैसे कि आप बताइए तो पर्वत शब्द कौन सी संज्ञा है, पर्वत, बराबर है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत शब्द के अंतर्गत कई पर्वत आएंगे ना,
सातपुड़ा पर्वत होगा, सह्याद्री पर्वत होगा या और कोई। इसलिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी समूह को हमें बोध कराता है या एक जाति की हमें बोध कराता है। ओके, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, आपको पहचानना इसमें से कि ये संज्ञा कौन सी है। निकिता फल खाती है। क्या? निकिता फल खाती है। अब बताइए निकिता शब्द कौन सी संज्ञा है? ओ वेरी गुड, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष व्यक्ति का नाम है। और फल शब्द कौन सी संज्ञा है? फल जातिवाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया बच्चों, क्योंकि फल ये शब्द क्या कर रहा है, हमें एक जाति या समूह का हमें बोध कराता है, क्योंकि कोई भी फल हो सकता है ना इसके अंतर्गत। सीताफल होगा, आम होगा, अनार होगा या कोई भी फल होगा, है ना बराबर। तो इस तरह की आपने बराबर, यानी कि बच्चों आपको यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ में आया है। जैसे कि और एक शब्द है नदी। नदी शब्द भी जातिवाचक संज्ञा ही होंगी क्योंकि इसके अंतर्गत कई नदी आएगी। गंगा होगी, यमुना होगी, जमुना होगी, सरस्वती होगी, कोई भी नदी इसके अंतर्गत आएगी। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ये दोनों संज्ञाएं आपके समझ में आ गई ना सभी बच्चों को? आखिरी में मैं पूछूंगी आपको, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अभी तीसरा भेद है, तीसरा भेद देखिए कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों इस भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है समझ लीजिए। जिस शब्द से गुण, अवगुण, भाव या अवस्था के नाम का पता चले तो हम इसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मैं उदाहरण आपको अगर बताऊं तो जैसे कि खुशी या गुस्सा। देखो अभी राज मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है ना राज? तो गुस्सा शब्द क्या है? एक भाववाचक संज्ञा ही है। जैसे कि अहंकार हो या घृणा हो, ये सारे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा ही है। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, आपको पहचानना है कि इसमें से ये भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे कि आज नींबू खाने में खट्टा है। खट्टा क्या है? खट्टा शब्द कौन सी संज्ञा है? यह एक भाववाचक संज्ञा ही है। चलो बच्चों, मैं ये जो भाववाचक संज्ञा है ये अच्छी तरह समझाने के लिए आपको और एक बात बताती हूँ कि आपने कभी बुढ़ापा देखा है? क्या आपने कभी बचपन देखा है? आपने कभी मिठास देखी है बच्चों? अच्छा, जिसका भी उत्तर हाँ होगा ना, ये उत्तर गलत है। क्योंकि हम बच्चा तो देख सकते हैं लेकिन उसका बचपन नहीं देख सकते, है ना। हम मिठाई तो देख सकते हैं लेकिन उसकी मिठास नहीं देख सकते। हम बूढ़ा व्यक्ति देख सकते हैं लेकिन उसका बूढ़ापा नहीं देख सकते, है ना बराबर। तो बच्चों ऐसे शब्द है, जो शब्द ऐसी वे यानी कि अवस्थाएं हैं जो आंखों से देखी नहीं जाती। ये क्या है? एक भाव है। इसे सिर्फ क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। ये आंखों से देखे नहीं जा सकते, महसूस किए जाते हैं। आप क्या बोलेंगे फिर? मैम किडनी, फेफड़े ये भी तो भाववाचक संज्ञा ही है। नहीं बच्चों, बराबर है आपका कि किडनी, फेफड़े हम देख नहीं सकते, लेकिन बच्चों ये शरीर के आंतरिक भाग है, भाव नहीं। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि भाववाचक संज्ञा क्या कैसी होती है कि जो आंखों से देखी नहीं जा सकती पर महसूस की जाती है। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ओके, जैसे कि मैं आपको और एक उदाहरण भी बताती हूँ कि बुराई से घृणा करो। बुराई से क्या करो? घृणा। तो बुराई शब्द क्या है? बुराई शब्द क्या है? बुराई शब्द क्या है बताइए?
एक भाववाचक संज्ञा ही है ना बच्चों, बराबर है ना। बुराई शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा ही है। इस तरह से आपको क्या करना है, भाववाचक संज्ञाएं पहचाननी है अलग अलग। अब देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों जो भेद है ये संज्ञा के मुख्य भेद है। ये आपको समझ में आए ना सभी बच्चों को, ठीक तरह से समझ में आए ना, ठीक है। चलो और एक और कुछ भेद है जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, ये द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, देखो कि जो शब्द हमें नाप तोल करने वाले वस्तुओं का बोध कराता है, नाप तोल करने वाले वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे कि क्या होगा, सोना होगा, चांदी होगा, बताइए आप, हाँ, पीतल होगा, बराबर है, तांबा है, बराबर है ना, तेल है, घी है, ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा के ही है ना, बराबर है ना। कि ऐसे है कि जो जिसकी नापतोल की जाती है वो सारे जो होते हैं शब्द वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, अभी ये देखिए और एक है भेद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, हम समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जो शब्द वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध कराता है। जो शब्द वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देखो कि ये हमारी कक्षा है, हाँ, कक्षा में कभी एक बच्चा होने से क्या कक्षा पूरी होती है, एक छात्र है सिर्फ, क्या कक्षा ऐसी होती है, नहीं। कक्षा में तो कई सारे बच्चे होते हैं, अनेक छात्र छात्राएं होती है ना। तो ये इस कक्षा, ये शब्द क्या है, एक समूह हमें बताता है, इसलिए कक्षा शब्द भी समूहवाचक संज्ञा ही है। और एक उदाहरण है कि जैसे कि परिवार शब्द, घर में जो आपका जो परिवार है, क्या आपके अकेले से परिवार पूरा होगा, नहीं ना। परिवार में कौन कौन है बेटा, हाँ, माता जी है आपके और पिताजी है, बराबर, दादी जी है, दादाजी है, वेरी गुड, बहन है, भाई है, देखो कितने सारे सदस्य हैं ना हमारे परिवार में, तभी तो परिवार पूरा होता है ना। तो इसलिए जो परिवार शब्द है ये भी एक समूहवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि वो क्या कराता है हमें, किसका हमें बोध कराता है, तो हमें एक समूह का बोध कराता है। ओके, अभी मेला, आपने कभी मेला देखा है बच्चों, देखा होगा ना। तो आपने अगर मेला देखा है तो आपको पता होगा कि मेला एक व्यक्ति से कभी होता है। आप मेले में गए हो और एक आदमी है और सिर्फ एक औरत ही आपको दिखाई दी, ऐसा तो नहीं है ना। मेले में तो भीड़ होती है ना, भीड़ होती है ना मेले में, और तभी तो मेला पूरा होता है। तो मेला शब्द भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा ही है। और भीड़ शब्द भी, भीड़ क्या है, हम भीड़ कब कहेंगे, वहां पर बहुत भीड़ है, भीड़ क्या है फिर, भीड़ क्या एक आदमी से या एक औरत से, एक व्यक्ति से कभी भीड़ होती है, नहीं। हम भीड़ कब कहते हैं, जहां बहुत सारे लोग हो, तभी हम उसे भीड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए बच्चों की है जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जो आपने अगर अभी ठीक तरह से ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने सारे शब्द आए वो सारे जातिवाचक संज्ञा के ही थे। वो किसके थे, जातिवाचक संज्ञा के ही थे। इसलिए हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कहेंगे। क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कहेंगे, क्योंकि आपको समझ में अभी आ गया है कि इसमें जितने सारे शब्द आए वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही थे। ओके, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया।
संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहेंगे हम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। ओके, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि संज्ञा के मुख्य रूप से सिर्फ 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? सिर्फ 3 भेद हैं। जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये तीनों संज्ञा के मुख्य भेद है। और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। ये सारे बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगी बच्चों कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता तो है कि ये संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर होती नहीं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो लगती तो है हमें जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वो होती तो नहीं जातिवाचक संज्ञा, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई बार ऐसा भी होता है कि वाक्य पढ़ने के बाद लगता है कि ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वो भाववाचक संज्ञा तो होती नहीं है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें वाक्य पर ध्यान देना है, वाक्य ठीक से पढ़ना है, समझ लेना है। ओके, और जो नियम है वो भी कुछ याद रखने हैं। जैसे कि हमेशा क्या होता है कि एक वचन जो आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन जब जब वाक्य में बहुवचन वाला शब्द आएगा तो आपने क्या करना है? वो जातिवाचक संज्ञा ही लिख देना है। हमेशा बहुवचन वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। ये बात ही आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि देखिए, मैं लिखती हूँ ये उदाहरण, आप मन में पढ़ेंगे भी जब मैं लिखूंगी तब। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखो वाक्य क्या है? पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में बच्चों ये जो पंडित जी शब्द है, अभी बोलिए ये पंडित शब्द सिर्फ, हाँ पंडित शब्द बताइए अभी ये कौन सी संज्ञा है? पंडित शब्द कौन सी संज्ञा है? बराबर है, जातिवाचक संज्ञा है। आपने बराबर कहा है कि जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में कई पंडित होंगे ना, कई पंडित होंगे। लेकिन जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं ना, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो हम यहाँ किसके बारे में बोल रहे हैं? बताइए, हम ये किसके बारे में बोल रहे हैं? यस, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति है ना। बराबर है ना। हम यहाँ पंडित जब शब्द हमने देखा तो हमने ये देखा कि ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे पंडित हैं। लेकिन जब हम इस तरह का पूरा वाक्य हमने जब पढ़ लिया, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तब हमारी समझ में बराबर आ गया कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी ये अभी बन गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बन गई है? ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी ये बन गई अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह के उदाहरण में हमें चेंज करना पड़ता है। देखता तो एक है, लेकिन ठीक तरह से पढ़ोगे तो आपके समझ में बराबर आएगा। ठीक है। और एक उदाहरण आपको अगर मैं बोलूं तो जैसे कि देखिए, यहीं पर लिख देती हूं। दुनिया में रावणों की
कोई कमी नहीं है। दुनिया में रावणों की कोई कमी नहीं है। ये जो रावण शब्द है ना बच्चों, रावण, ये रावण शब्द बताइए, ये कौन सी संज्ञा होगी? रावण शब्द, ये रावण शब्द बराबर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि एक व्यक्ति लग रहा है हमें कि एक व्यक्ति का नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है ये, इसलिए आप बराबर बोलेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। पर बच्चों ये अगर पूरा वाक्य हम पढ़ेंगे ना कि दुनिया में रावणों की कोई कमी नहीं है, यह जो रावणों शब्द है ना बच्चों, अभी ये हमें क्या कराता है? एक व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा, तो इस रावण के वो गुण दोष, उसके स्वभाव के बारे में हमें बता रहा है। हाँ, वो आत्मघाती व्यक्ति है या कैसा व्यक्ति है, इस तरह का जो स्वभाव है उसका, वो हमें उस स्वभाव का हमें बोध करा रहा है। इसलिए क्या हो गया फिर, ये रावण शब्द अभी था तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी हो गया वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुनिया में रावण जैसे कई लोग हैं, उसके स्वभाव जैसे कई लोग हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या है, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी ये अभी बन गई है जातिवाचक संज्ञा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा बहुत बार होता है बच्चों कि हमेशा लगता है हमें एक संज्ञा और होती वो दूसरी संज्ञा। मैंने आपको अब पहले भी एक बताया है कि हमेशा अगर बहुवचन वाले शब्द आए ना तो वो हमेशा कौन सी संज्ञा रहेगी? जातिवाचक संज्ञा रहेगी। नियम है, ये आपको ध्यान में ही रखना है। जब जब वाक्य में बहुवचन वाले शब्द होंगे आप उन्हें कैसे पहचानोगे? जातिवाचक संज्ञा लिखोगे। ये यहाँ तक आप सभी बच्चों को ठीक तरह से समझ में आ गया है ना? ओके। और एक बात बताती हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई इस वाक्य में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा बन गई। अभी मैं आपको बताती हूँ कि भाववाचक संज्ञा होते हुए हमें दिखता तो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन होती नहीं वो भाववाचक संज्ञा, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो अभी ये उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। बुराइयों से घृणा करो, या एक मिनट, हाँ, बुराइयों से दूर रहो लिखेंगे हम, दूर रहो। अभी इस वाक्य में देखिए बच्चों, ये बुराई शब्द क्या है? सिर्फ अगर हम बुराई शब्द देखेंगे, बुराई ये शब्द क्या है? हाँ, ये एक भाववाचक संज्ञा है ना, बराबर है ना। ये क्या है? एक हमें गुण दिखा रहा है, गुण अवगुण की बात हो रही है। हाँ, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लेकिन इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो ये बुराई शब्द का बहुवचन हो गया है, हो गया ना बहुवचन। बुराइयों से दूर रहो, क्या लिखा है मैंने? बुराइयों से दूर रहो। तो ये जो बुराइयों शब्द है अभी कौन सी संज्ञा बन गई बताइए? अभी ये जातिवाचक संज्ञा बन गई है ना। अभी थी तो वो पहले भाववाचक संज्ञा, लेकिन बन गई अभी जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से बच्चों ऐसा बहुत बार वाक्यों में हमें दिखाई देता है। तो आप सब बच्चों को ये जो संज्ञा जो पाठ है, ये जो भाग है व्याकरण का, दिखने में बहुत आसान है ना आसान, लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक अगर पढ़े तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। कठिनाई है क्या कुछ इसमें? कुछ भी कठिनाई नहीं है ना समझने में। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया क्या? सभी बच्चों को पूछ रही हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा है, मैं आपको और एक उदाहरण मैं आपको पूछती हूँ कि सब भी ये जो पूरा है सब बच्चों के ध्यान में आया कि नहीं, ये मुझे देखना है। इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आपको सही सही उत्तर देने हैं, तभी मुझे समझेगा। नहीं तो मैं आपको ये फिर से पढ़ाऊंगी, मैं फिर से बताऊंगी, आपको समझ में आना
बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगर एक कानपुर शब्द है, कानपुर शब्द कौन सी संज्ञा है बताइए? अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, बराबर है। कानपुर क्या है? एक शहर का नाम है ना, एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। अगर शहर शब्द है, लेकिन शहर शब्द है, तो वो कौन सी संज्ञा रहेगी? वो जातिवाचक संज्ञा रहेगी, क्योंकि शहर शब्द के अंतर्गत बहुत सारे शब्द आएंगे, नासिक, पुणे, नागपुर, सातारा, कोल्हापुर और बहुत सारे। तो इस तरह के जो शहर शब्द है ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। मैं आपको एक उदाहरण पूछती हूँ, आपको आंसर देना है। शरद गाड़ी चलाता है, शरद गाड़ी चलाता है। तो अभी बताइए शरद शब्द कौन सी संज्ञा है? शरद शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड। और गाड़ी, गाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा। वेरी नाइस, सब बच्चों को समझ में आ गया अभी कि गाड़ी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गाड़ी कौन सी भी गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, या घोड़ा गाड़ी हो सकती है, या रेलगाड़ी भी हो सकती है ना, बराबर। तो इस तरह से बच्चों आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञाओं में भी भेद कराना सीखना चाहिए, आना चाहिए। और जैसे कि ईमानदार, पल्लवी बहुत ईमानदार लड़की है। तो बोलिए ईमानदार शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है ना, क्योंकि वहां पर उसके गुण का हम बोध करा रहे हैं ना हमें ईमानदार शब्द। तो ईमानदार शब्द क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ये भी बात अभी समझ गई मैं कि आप सभी बच्चों को ठीक तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, अभी देखो संज्ञा की परिभाषा हमने पहले पढ़ी, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बाद में हमने संज्ञा के मुख्य 3 भेद देखे। बाद में हमने क्या देखा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है। बाद में हमने कुछ उदाहरण के से ये भी जान लिया कि क्या होता है, संज्ञा लगती तो एक लेकिन होती है एक। तो ये जो भेद है कैसे हमने पहचानना चाहिए, ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो संज्ञा जो भाग है हमारा व्याकरण का, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा।